हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे और ये रिवीजन फॉर्म में है अमेंडमेंट्स। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये अपलोड है, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप DU LLB एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप और मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। ये सभी मॉक टेस्ट आपको जो है एक बार में ही अब अवेलेबल हो जाएंगे क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। ये हम सारे अपलोड कर चुके हैं। इसमें जो 20 सेक्शनल मॉक्स हैं उसमें 50 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा बाकी आपको सारे मॉक्स के हम PDF भी अवेलेबल करवाएंगे और PDF ऑलरेडी सब प्रिपेयर्ड है। आप ज्वाइन करेंगे अब तो आपको सारे मटेरियल एक साथ मिल जाएगा। तो इसकी सारी डिटेल्स के लिए इस वीडियो का लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अब वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके कई रीज़न हैं। एक तो कोई भी अमेंडमेंट या आर्टिकल फर्स्ट है तो वो अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इट्स फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे इसमें 9th शेड्यूल को ऐड किया गया और 9th शेड्यूल जो है वो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट से यहाँ पे डील करती है और इसके साथ ही कुछ और भी एक्ट इंक्लूड किए गए इसमें जुडिशियल रिव्यू से। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिकली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 9th शेड्यूल को ऐड किया गया है। सेकेंड चीज़, इसमें 3 ग्राउंड्स ऐसे ऐड किए गए जिसमें रिस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड माने गए उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच में और एक्सप्रेशन में, जो कि पब्लिक ऑर्डर है। यानी कि ये भी अब एक ग्राउंड है रिस्ट्रिक्शन का जिससे आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। दूसरा, फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट एंड इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ये क्या होगी? ये रिस्ट्रिक्शंस होगी और ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल ग्राउंड पर इनको जस्टिफिएबल माना गया है कि हाँ आप रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हो। इसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या था कि पहले पार्ट्स हुआ करते थे। जो हमारी कंट्री थी वो पार्ट्स में डिवाइड थी, स्टेट्स पार्ट्स में डिवाइड थे, उनको एबॉलिश कर दिया गया जो कि पार्ट A, B, C, D के तौर पे थे। और इसके बाद इन्हें रीऑर्गेनाइज किया गया 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज में। तो आपको ये भी इसमें ध्यान रखना है कि 7th अमेंडमेंट में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। इसके बाद 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1967 का, इसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में। तो इससे आपको ये शेड्यूल भी प्रिपेयर होती जाएंगे साथ के साथ कि 8th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है। यहाँ पे ये आपकी बात करती है लैंग्वेजेस की। और इसके साथ ही इनिशियली 8th शेड्यूल में 14 लैंग्वेजेस थी जब ये इसका ओरिजिन हुआ। इसके बाद यहाँ पे 8 लैंग्वेजेस जो हैं बाद में अमेंड करके ऐड हुई हैं। तो उसमें 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके साथ आपको 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पढ़ना है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है और ये स्वर्ण सिंह कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उनको इफेक्ट में लाने के लिए इसको अमेंड किया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इमरजेंसी टाइम पर आया था। तो इसमें क्या था कि केशवानंद भारती की कुछ जो जजमेंट थी, केशवानंद भारती में जिसे कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट को भी अमेंड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप जब भी पढ़ें इसके साथ 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ज़रूर रिलेट करें। तो जैसे कि इसमें 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, ये बिल्कुल सही थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे। इसके साथ प्रीएम्बल में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्रीएम्बल कितनी बार अमेंड हुई है। तो प्रीएम्बल अब तक एक ही बार अमेंड हुई है। और इसके साथ ये सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, इनके साथ 2 वर्ड जो और हैं, 3 वर्ड और हैं यहाँ पे, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और सेक्युलर, सोशलिस्ट, सॉवरिन। ये इन 5 का सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया पार्ट 4 के क्लॉज A में। इसके जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था तो यहाँ पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। इसके बाद 11th फंडामेंटल ड्यूटी को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था 2002 में। यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या था कि मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, कि प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट की एडवाइस पे बाउंड होगा।
42nd की अभी हम बात कर रहे हैं, ये तब कंप्लीट होगा जब हम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देखेंगे, तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स, इनको प्रोवाइड किया गया पार्ट 14 के क्लॉज ए में। froze the seat in the Lok Sabha and state legislative assemblies on the basis of 1971 census till 2001। इसके बाद यहाँ पे 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए। ये 3 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनके आपको आर्टिकल भी ध्यान रखनी है, जैसे कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है 39 का क्लॉज ए। इन तीनों के नाम और इन तीनों के आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। तो 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए थे। जब कोई प्रिंसिपल बाद में ऐड किया जाता है तो उसमें उसको क्लॉज में ऐड किया जाता है, जैसे कि 39 अलग है तो फ्री इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड को ऐड किया गया है, तो ये 39 का क्लॉज ए बन गया। 6 पार्ट है, इसमें फैसिलिटेटेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके बाद 7th में क्या था कि शिफ्टेड 5 सब्जेक्ट टू द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के 5 सब्जेक्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट में भेजे गए, जिसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मीजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो अब इसके बाद यहाँ पे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, इसमें कुछ जुडिशियल रिव्यू से प्रोविजंस भी आए थे जिन्हें 44th अमेंडमेंट में यहाँ पे चेंज कर दिया गया था। तो इसमें 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या कहा गया था, empower the president to send back once the advice of cabinet for reconsideration, कि प्रेसिडेंट जो है एक बार कैबिनेट को क्या भेज सकता है, ये एडवाइस कर सकता है कि उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है। इसके बाद रिकन्सिडरेशन एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी। और यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है इसको आर्म रिबेलियन वर्ड से क्या किया गया था, रिप्लेस किया गया था नेशनल इमरजेंसी के रिस्पेक्ट में। 3rd पॉइंट इसका था, मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी पूछा जाता है कि कौन से अमेंडमेंट में कहा गया है, या इसको इस तरह से फ्रेम कर दिया जाता है कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा कैसे, रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, ये करेक्ट आंसर होता है, तो इसी को क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा जाता है। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से, और इसे सिर्फ एक लीगल राइट बना दिया गया था। प्रोवाइडेड दैट द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 कांट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 20 एंड 21 को जो है वो क्या नहीं किया जा सकता, सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो इससे रिलेटेड ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिन्हें नेशनल इमरजेंसी के टाइम पीरियड में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ये करेक्ट आंसर है। इसके साथ कई बार गोल्डन ट्रायंगल भी पूछा जाता है कि गोल्डन ट्रायंगल के आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 21, इन तीनों का जो पेयर है वो आपका गोल्डन ट्रायंगल है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है। इसमें बेसिकली यहाँ पे 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था, और जो मेंबर जो है जल्दी जल्दी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं या कहीं दल बदल करते हैं, तो इस तरह के लिए लॉ लेकर आए थे। और ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करना है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के, जिसका ग्राउंड क्या होता है, डिफेक्शन। तो इसके साथ ही एंटी डिफेक्शन लॉ आया है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 का है। इसमें जो है वो वोटिंग एज रिड्यूस कर दी गई थी फ्रॉम 21 to 18 लोकसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के लिए। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का है। तो इसके साथ मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि आप 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को याद रखेंगे। इसमें 8th शेड्यूल में 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 का है, जिसमें मेड प्रोविजंस टू डिबर डिफेक्टर्स फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेज एंड टू स्ट्रेंथ द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें काफ़ी प्रोविजंस आए हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर को मिला के सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, यहाँ पे टोटल प्रेजेंट या एब्सेंट स्ट्रेंथ नहीं कही गई है, टोटल स्ट्रेंथ कही गई है।
A member of either house of parliament belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a member. अगर कोई भी यहाँ पे पर्सन है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ पे अगर डिस्क्वालीफाइड होता है डिफेक्शन के ग्राउंड पे तो वो मिनिस्टर के तौर पे भी डिस्क्वालीफाइड ही माना जाएगा. द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, ये बिल्कुल फर्स्ट वाला जो इसको पॉइंट है उससे रिलेट कर रहा है कि टोटल इसकी स्ट्रेंथ 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. बट इसमें एक और इसमें बट वाला पॉइंट ऐड कर दिया गया है कि द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12, और ये 12 से कम भी नहीं होने चाहिए. A member of either house of a state legislature belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister. ये वही पॉइंट है. अब इसमें 10th शेड्यूल इससे रिलेट करती है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है. 10th शेड्यूल को एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है. ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई थी. अब ये वही आ गया 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 का है. इसमें 82nd अमेंडमेंट एक्ट आई थिंक मेंशन नहीं है, तो आप उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा. उसमें एजुकेशन के बारे में बात की गई है जो कि हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है कि 6 ईयर्स से 14 ईयर्स के बच्चों को जो है वो पढ़ाने की पेरेंट्स की ड्यूटी है. इसमें 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया 92nd में, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली लैंग्वेज को. इसके बाद 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि बात करता है रिजर्वेशन सीट्स जो हैं उनके एक्सटेंशन की. एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन मेंबर्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज. 96 में क्या किया गया कि रिप्लेस ओडिया फॉर ओडिया इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे इसके स्पेलिंग चेंज कर दी गई उड़ीसा की, तो बस इसमें यही है. ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. 97 इंपॉर्टेंट है. इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट 9 का क्लॉज बी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 9 का क्लॉज बी किस बारे में बात करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में. इसके बाद 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी इम्पॉर्टेंट है. 101 भी इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद के सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं. जो अभी रिसेंटली अमेंड हुआ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 का क्या कहता है कि एक्सचेंज ऑफ सम एनक्लेव टेरिटरीज विद बांग्लादेश, कन्फर्ट ऑफ सिटीजनशिप राइट्स टू सिटीजन ऑफ एनक्लेव रिजल्टिंग टू साइनिंग ऑफ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट. ये इंडिया और बांग्लादेश का जो है एग्रीमेंट था. इस पे आई थिंक DULLB में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया है. ये 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. इसके बाद नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें GST को जो है वो लाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 का है. इसमें क्या किया गया? इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया. 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस बारे में बात करता है? ये 2019 का है. जो रिसेंटली अमेंडमेंट है वो आप ज़रूर अच्छे से कीजिएगा. अ मैक्सिमम ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन ऑफ क्लासेस अदर देन द क्लासेस मेंशन इन clauses 4 and 5 of Article 15, that is classes other than socially and economically backward classes of citizen and the scheduled caste and scheduled tribes. इसके बाद ये 10% रिजर्वेशन EWS कैटेगरी को प्रोवाइड किया गया है. इसमें काफ़ी सारी गाइडलाइंस है EWS कैटेगरी को लेकर. तो ये जो है 50% से ज़्यादा नहीं है. इसमें काफ़ी गाइडलाइंस है. तो ये आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 और 5 में इनको ऐड किया गया है और आर्टिकल 16 में भी कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं इसके रिगार्डिंग. 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो है वो क्या करता है, वो रिजर्वेशन को एक्सटेंड करता है. टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC and ST इन द लोकसभा एंड स्टेट्स असेंबली फॉर 70 ईयर्स टू 80 ईयर्स. और इसमें जो है वो रिमूव कर दी थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में सीट.
अब इसके बाद जो रिसेंटली इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिसके आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये रिसेंटली ही अमेंड हुआ है, तो हो सकता है इसकी डेट भी आपसे पूछ सकते हैं, कुछ श्योर नहीं है, हो सकता है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पूछें। तो 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021 का है, जो कि 20 अगस्त 2021 से है, इसकी तारीख 20 अगस्त 2021 है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अलग होता है, अमेंडमेंट एक्ट अलग होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 127 नंबर का है। इसमें ओबीसी की लिस्ट बनाने की जो पावर है वो उसमें अब स्टेट जो है वो बाउंड नहीं है सेंटर से पूरी तरह से उसको अप्रूव कराने की या सेंटर से परमिशन लेने की। इसमें स्टेट को इसके रिगार्डिंग पावर दी गई है और ये काफ़ी हद तक 102nd अमेंडमेंट एक्ट से मिलता है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एंड थैंक यू।